Students, I am teaching the next part of this lesson through this video. This eventually अंततः इसने अकबर को led अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलेह कुल। अकबर को एक सुलेह कुल का विचार उत्पन्न किया। अतः अकबर के अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ जिसे सुलेह कुल कहा जाता है, अर्थात यूनिवर्सल पीस, सार्वजनिक या सार्वभौमिक या सभी के लिए शांति। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, ये जो सहनशीलता का जो विचार था, डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रिलीजन। उसके राज्य में विभिन्न प्रकार के लोगों के, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोगों के मध्य किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता था। इंस्टेड इसकी बजाय इट फोकस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स। उसने एक नीति की प्रणाली के अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि ईमानदारी, न्याय और शांति। दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो कि सार्वजनिक रूप से प्रयोग की जाती थी। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस। अबुल फजल ने अकबर की एक इस प्रकार के संचालन के दृष्टि के रूप में भूमिका बनाने में सहायता की। अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलेह कुल, जो कि सुलेह कुल के विचार से संबंधित था। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, परिचालन के सिद्धांत के आधार पर जो जहांगीर और शाहजहां थे, उन्होंने भी इसका ही अनुसरण किया। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात के मुगल साम्राज्य। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। मुगल साम्राज्य की जो प्रशासन और सैन्य जो कार्यकुशलता थी, उसने एक बहुत ही अधिक वित्तीय और व्यापारिक, अर्थात आर्थिक और व्यापारिक समृद्धिशाली को बढ़ावा दिया। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे, उन्होंने इस वर्णन किया कि इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, कि ये जो भूमि है एक किस्म से बहुत ही अधिक समृद्धि और प्रसिद्ध भूमि है, अर्थात बहुत पैसे के मामले में बहुत अधिक समृद्ध और फली फूली हुई जमीन के रूप में इसको वर्णित किया। बट दीज सेम विजिटर, साथ ही साथ ये जो यात्री थे, वर आल्सो अपॉल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने इस राज्य की गरीबी का भी जो है बहुत अधिक वर्णन किया है। दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस, जो कि इस महान समृद्धि के साथ साथ वहाँ पर विद्यमान थी। दिस द इनक्वालिटीज वर ग्लेरिंग, ये जो असमानता थी ये बहुत सुस्पष्ट थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां's रीजन, जो 20 साल का जो शाहजहां था उसके शासन के अंतर्गत इन्फॉर्मस, उससे हमें ये सूचना जानकारी मिलती है कि द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार, जो सबसे ऊंचे पद वाले जो मनसबदार थे, वर ओनली 450 इन नंबर, उनकी संख्या केवल 445 थी। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 8,000 में से दिस समान नंबर ए मेयर 5.6%, ये जो छोटी सी संख्या थी वो मुश्किल से 5.6% था मनसबदारों की कुल संख्या का। रिसीव्ड 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर, जिन्हें साम्राज्य की अनुमानित कुल आय का 61.5% प्राप्त किया जाता था, उनको दिया जाता था वेतन के रूप में। फ्रॉम देमसेल्व्स, वो या स्वयं ले लेते थे, एंड देयर ट्रूपर्स, और उनके सैन्य बलों को दिया जाता था। द मुगल एम्प्रेस एंड देयर मनसबदार, मुगल सम्राट और उनके जो मनसबदार थे, स्पेंट ए ग्रेट डील फॉर देयर इनकम, अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खर्च करते थे, वेतन का खर्च करते थे, एंड गुड्स, और वस्तुओं पर खर्च करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिशियंस, ये जो खर्च था उन्होंने, इसकी वजह से जो कारीगर थे उनको बहुत अधिक लाभ पहुंचा, और किसानों को वो सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो कि उन्हें वस्तुएं और उत्पादन की सप्लाई या पूर्ति प्रदान करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, परंतु जो लगान की एकत्रीकरण का जो पैमाना था, लेफ्ट वेरी लिटल, वो बहुत थोड़ा रह गया था। फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो मुख्य उत्पादक थे उनके हाथों में बहुत थोड़ा हिस्सा था। द पीजेंट एंड द आर्टिसन, जैसे कि किसान और कारीगर। द पोरेस्ट अमोंग देम, उनमें से जो सबसे अधिक गरीब थे, लीव्ड फ्रॉम लैंड टू द हैंड टू माउथ, अर्थात उनके पास रोजी रोटी, अर्थात दैनिक पेट भरने के लिए बहुत कम होता था। एंड दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज,
और वो अतिरिक्त संसाधनों में बड़ी मुश्किल से ही पैसा विनियोग कर पाते थे, जैसे कि टूल्स एंड सप्लाइज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अर्थात औजार और उत्पादन को बढ़ाने हेतु। द वेल्दर पीजेंटी जो धनी किसान थे एंड आर्टिशियंस ग्रुप और जो कारीगरों के जो धनी समूह थे जैसे कि व्यापारी साहूकार प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड, इस आर्थिक विश्व में या आर्थिक जगत में उन्होंने बहुत अधिक लाभ कमाया। द एनॉर्मस वेल्थ अर्थात ये जो बहुत अधिक धन संपदा और जो संसाधन थे कमांडेड बाय द मुगल एलाइट, उनका संचालन या उन पर जो कमांड थी वो मुगल जो एलाइट थे अर्थात जो कुलीन वर्ग थे उनकी थी। मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल, जिसके द्वारा वो बहुत अधिक शक्तिशाली बन गए। ग्रुप ऑफ पीपल इन द 7th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के लोगों के रूप में। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, जैसा कि मुगल सम्राटों की जो सत्ता थी अधिकारिता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। ही सर्वेंट्स एमर्ज एज पावरफुल सेंटर, और उनके जो सेवादार थे वो शक्तिशाली केंद्रों के रूप में उभरने लगे। और पावर इन द रीजन, जो कि उनके क्षेत्रों की शक्तियाँ थी वो बढ़ने लगी। दे कंस्टिट्यूट न्यू डायनेस्टीज, उन्होंने नए राजवंश को कानूनी रूप से लागू कर दिया। एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस, और जो प्रांतों की जो कमांड थी वो अपने पास या अपने हाथों में रख ली, जैसे कि हैदराबाद एंड अवध। आल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज, जबकि उन्होंने इसकी पहचान नियमित रूप से बनाए रखी। द मुगल एम्परर इन दिल्ली, जैसे कि दिल्ली में मुगल सम्राट था एज देयर मास्टर, जो कि उनका मुखिया था। बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य के जो प्रांत थे हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, जो उनकी राजनीतिक पहचान थी वो स्वतंत्र रूप से बनाई रखी गई। वी विल रीड मोर अबाउट देम इन चैप्टर 10, जिसके बारे में हम और अधिक अध्याय 10 में चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।